नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं A1 टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीकमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सम्यक अभियान संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए भास्कर राव रोकडेढे ने कहा, केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सम्यक अभियान के 7 वचन निभाने तैयार है। इसलिए युवा मामा बनकर मामू बनाने वाले को सबक सिखाने आगे आए। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं जिला टीकमगढ़ के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई नवीन साहू जी को कि वो आए और हम सभी लोगों को अपनी संक्षिप्त में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत करने का कष्ट करें। किसी भी सूरत में तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से ही हमारे नेताओं का उत्साह बढ़ता है और तालियों की गड़गड़ाहट से ही विरोधियों के रूह कांपती है। सम्मानीय जिला अध्यक्ष नवीन साहू जी। बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही प्रखर वक्ता, बहुत ही सम्मानित माननीय कमलनाथ जी के करीबी आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी का टीकमगढ़ जिले में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय रोकड़े साहब के साथ उनके साथ जो पधारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे छोटे भाई इंजीनियर के पी द्रविड़ साहब, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई दिग्विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित शहर कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भगत राम यादव जी, नगर पालिका टीकमगढ़ की पार्षद, महिला कांग्रेस की जिले की अध्यक्ष पूनम जायसवाल जी, युवाओं के नेता हमारे छोटे भाई जिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी पात सिंह जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश के सचिव आदरणीय आर बंसल जी, अनुसूचित जाति के प्रदेश के उपाध्यक्ष युवाओं के लीडर पंकज अहिरवार जी, टीकमगढ़ के जाबाज लीडर हमारे बीच में उपस्थित संजू यादव जी, टीकमगढ़ जिले के संगठन के मंत्री आदरणीय अनिल बड़कुल जी, उनके साथ वरिष्ठ नेता टीकमगढ़ के आदरणीय सुधीर बजाज जी, खरगापुर विधानसभा के पूर्व में विधायक रहे पूर्व विधायक आदरणीय अजय यादव जी, मंच का सफल संचालन कर रहे आदरणीय स्वतंत्र यादव जी, एससी सेल के जिले के अध्यक्ष पीछे बैठे हैं हमारे भाई नीरज देशमुख जी, दीनदयाल प्रजापति जी, रम्मी महाराज जी, जिला कांग्रेस कमेटी की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले हमारे सामने बैठे भूमिपुत्र के नाम से जिनको हम जानते हैं हमारे भाई पवन गुवारा जी, एवं समूचे जिले से पधारे कांग्रेस के साथियों और युवा भाइयों, एक बात आपके बीच में जो रोकड़े साहब बोलना चाहते हैं उनकी तरफ से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रोकड़े साहब को हम उनका परिचय एक संक्षिप्त में ऐसे ही बता देते हैं। वो एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उन्होंने 3-4 बुक्स लिखी। इनकी सोच वर्तमान की लड़ाई लड़ने की हमेशा रही है। उसी लड़ाई में तब जब इनने सोचा या इन्होंने बेरोजगार लोगों को देखा, इन्होंने युवाओं को देखा, तो इन्होंने फिर एक सोच बनाई कि इस लड़ाई को हमें लड़ना है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये अकेले निकले थे। लेकिन तब जब इन्हें लगा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के हम कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी सोच युवाओं के लिए ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से मिले
तब उन्होंने जब देखा कि इनकी सोच यूथ के लिए ठीक नहीं है, ये कमलनाथ जी से मिले। कमलनाथ जी से मिलने के बाद उनकी और इनकी बात हुई। उन्होंने विश्वास में लिया कि आप लड़ाई लड़िए। कमलनाथ जी ने जब इनसे बोला कि हम आपके साथ हैं, तो जब हमारे लीडर ने बोला है कि वो आपके साथ हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां बैठा एक एक युवा आपके साथ है, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और केवल इसलिए तैयार नहीं है कि आज चुनाव है तो इसलिए तैयार नहीं। रोकड़े साहब, इस टीकमगढ़ जिले की मैं आपको स्थिति बताऊं कि इस टीकमगढ़ जिले में तीनों के तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन यहाँ के तीनों विधायकों ने खुली लूट भी मचा रखी है और हमारे कार्यकर्ताओं पे ये मुकदमा भी बनाते हैं। इन लोगों की तो सच्चाई ये है कि जब आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला कि कितने भी मुकदमा बनाना है हमारे कार्यकर्ताओं पे बना लो, जिस दिन 23 में कमलनाथ जी के पास कमान आएगी ना, सारे मुकदमे वापस कर दिए जाएंगे। किस बात के मुकदमे? कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करता है आप मुकदमे बनाते हो, कोई कांग्रेस के साथ जाता है आप मुकदमे बनाते हो। लोकतंत्र की ये फितरत है, लोकतंत्र का ये सगुफा है कि लोकतंत्र में हम खुल के किसी भी के साथ जा सकते हैं, किसी दल के साथ जा सकते हैं और किसी से मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, इनकी सोची समझी रणनीति है। इनका एक ही केवल कार्यक्रम है, कैसे भी करो सत्ता में आओ, आप लोगों का उपयोग करो, सत्ता में आओ, लोगों को गुमराह करो, सत्ता में आओ। लेकिन हम सब युवा इस बार संकल्प लेंगे कि इन लोगों के मंसूबे हम कामयाब होने नहीं देंगे। तब तक हम सब लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि शिवराज सिंह का मुंह काला न कर दिया जाए और माननीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री न बना लिया जाए। एक बार पुनः आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष, युवाओं के हृदय सम्राट कुंवर दिग्विजय सिंह और अम्मू राजा को। सभी लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करने का कष्ट करें। दिग्विजय सिंह, अम्मू राजा जी। आज टीकमगढ़ में पधारे समक अभियान के आयोजक, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब, साथ में उनके साथ पधारे आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आदरणीय हेमराज जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई नवीन साहू जी, शहर अध्यक्ष भगत राम यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय अजय यादव जी, संगठन मंत्री आदरणीय अनिल बड़कुल जी, आदरणीय रजनी जायसवाल जी, मेरे छोटे भाई पार्थ सिंह जी, आर बंसल जी, आदरणीय सुधीर बजाज जी, आदरणीय संजू यादव जी, पंकज अहरवार जी, पवन घुवारा जी, नीरज देशमुख जी, स्वतंत्र यादव जी और मेरे छोटे भाई जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक बने हैं आदरणीय द्रविड़ केपी अहरवार जी। चूँकि बोलने का आज हमें सुनने का अवसर है, क्योंकि बोलते तो हम रोज हैं, आज हमारे सबके बीच में ऐसी शख्सियत बैठी है जिनको सिर्फ हमें सुनना है। और ख़ास तौर पे मैं युवाओं को आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पूरी बात उनकी ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे ये बातें आपके मन में भी आएंगी और जीवन में भी काम आएंगी। जो ज्ञान और जो जानकारी वो रखते हैं, हम जैसे लोग हमेशा उनको सुनते हैं ताकि उनसे थोड़ा सा भी ज्ञान अगर हमें अर्जित हो सके तो शायद हमारे राजनीतिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आएगा। आदरणीय रोकड़े साहब पिछली बार भी टीकमगढ़ आए थे और मुझे खरगापुर में उनकी सभा और कार्यक्रम कराने का, युवा सम्मेलन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सब ने उनको सुना। उन्होंने जो जानकारी हमें दी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवाओं की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला जो शख्स है वो हमारे बीच में आज बैठा हुआ। पिछली बार उनका कार्यक्रम जो था वो गैर राजनीतिक था। उन्होंने वो पिछली बार भी कहा था कि हम इस कार्यक्रम को ऐसे राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़ेंगे जो युवाओं के भविष्य को आगे सोचेगी, जो हमारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार होगी, जो हमारी मांग है या हमारी इच्छा है कि युवाओं को और SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। तो उन्होंने बताया भी कि सारी पार्टियों ने उनसे संपर्क किया, अनुरोध किया
परंतु हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को उन्होंने सुना और कमलनाथ जी से उनको ये विश्वास हुआ कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो वो चाहते हैं युवाओं के लिए वो करने के लिए हमारे कमलनाथ जी सक्षम हैं और काबिल भी हैं और वो करेंगे भी। इसलिए आज ये कार्यक्रम हमारा कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया है, नहीं तो पहले पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय भास्कर राव साहब इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक दल पे भी कर चुके हैं। इसका समागम भी भोपाल में बहुत बड़े स्तर पर हुआ था, हजारों की तादाद में युवा वहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं तो पुनः भास्कर राव साहब से बहुत बहुत अनुरोध और धन्यवाद भी दूंगा कि आप टीकमगढ़ में पुनः पधारे और टीकमगढ़ के युवाओं की और टीकमगढ़ के लोगों की मन की बात आप सुन रहे हैं और इन सब बातों को लेकर के आप निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जब बदलाव होगा तब युवाओं को उनका भविष्य मिलेगा, युवाओं को उनका हक मिलेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ पुनः आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौर साहब जी। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं नगर पालिका के अध्यक्ष सम्माननीय अजय यादव जी, पूर्व विधायक, मैं आदरणीय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सभी लोगों को संक्षिप्त उद्बोधन देने का कष्ट करें। आप सभी लोग माननीय विधायक जी को तालियां बजा करके उनका स्वागत करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है, जितना इंतज़ार आपको है उतना इंतज़ार हमको भी है उनको सुनने के लिए। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि अभी जो पिछले चुनाव में जिस छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे थे आप, उसके प्रणेता आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, हमारे ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय नवीन साहू जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह गौर जी, अनिल बड़कुल जी, पूनम जायसवाल जी, आर बंसल जी, पार्थ सिंह जी, संजू यादव जी, आदरणीय नगर के अध्यक्ष आदरणीय भैयन यादव जी, उपस्थित उनके साथ में आए आदरणीय श्रीवास्तव जी, पंकज हरवाड़ जी, पवन गुहारा जी, उपस्थित इस जिले के समस्त युवागण, क्योंकि भाइयों कहना पड़ेगा, बहन को यहाँ दिख नहीं रही हैं, उपस्थित बुजुर्गों, जैसा कि आपको पता है कि युवाओं के लिए एक कार्यक्रम खासतौर से रोकड़े साहब का आयोजित किया गया है। युवा कौन है? मेरे अंदाज से तो मैं ऐसा मानता हूँ जिसकी अगले दिन की प्लानिंग हो और अगले दिन के कार्यक्रम फिक्स हो, वो युवा है। एज कोई भी हो सकती है उसकी, क्योंकि युवा का संबंध उम्र से नहीं है, युवा का संबंध आपके मन से है। आपने देखा होगा इसी देश में अमिताभ बच्चन इसके उदाहरण हैं कि अभी इतने सुपरस्टार आ गए लेकिन अभी उनका कोई तोड़ नहीं निकल रहा, वो 80 के ऊपर हैं। और ऐसे भी लोग हैं 25 साल और 30 साल के लड़के ऐसे देखे हैं, क्योंकि जो समय चल रहा है वो समय युवाओं के लिए ठीक नहीं है। आप देखते होंगे बच्चे, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म डालते हैं, 100 जगह निकलती हैं और 10 लाख आवेदन आते हैं, और फिर उनकी जहाँ जाते हैं वो उनके साथ में किस ढंग का व्यवहार किया जाता है। कहीं मारपीट हो रही, कहीं ट्रेनों से उतारा जा रहा। मेरा कहने का तात्पर्य है, लेकिन ये कभी न्यूज़ फ्रंट पेज की न्यूज़ नहीं बनती। आपने कभी न्यूज़ नहीं देखी होगी कि युवाओं के साथ में इतना अत्याचार क्यों, और फिर उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि वो 100 नौकरियां आपको जो दी गई हैं वो आपकी लगी जाएंगी। पता चलता है कि 3 साल बाद में कोई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया और वो नियुक्तियां भी कैंसिल हो गई, उसका भी कोई औचित्य नहीं निकलता। आप तो लोग खुद देखते होंगे काफ़ी वर्षों से युवाओं के साथ में जो अत्याचार, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज ज़िले में रोकड़े साहब बैठे हैं, जितनी भी नौकरियां हैं लगभग
जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, जहां जहां भी लोग पा रहे हैं, वो सब कांग्रेस की लगाई नौकरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी नाम के संबंध में तो कोई काम किया ही नहीं है। इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। और खास तौर से युवाओं को मैं कह रहा हूं, युवा शब्द का जो उल्टा करो तो वायु होता है। यदि चल जाए और आप लोग वास्तविक दृष्टि में आज खड़े हो जाओ, आज जो रोकड़े साहब आपको समझाने वाले हैं और जो आपको बताने वाले हैं और जो हम भी सुनने आए हुए हैं, आपको लगेगा कि यदि आपका कोई हितैषी है यदि आज के समय पे, तो वो भास्कर राव रोकड़े हैं। और आपको ऐसा नहीं है, वो आपको हर संबंध में समझाएंगे कि आपको नौकरियां कैसे दी जा सकती हैं। उनको बता रहे थे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें भी उनने काफ़ी डिटेल्स में बताया। हमारा आपसे खाली इतना अनुरोध है कि जब तक, क्योंकि युवा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जब वो 20-25 साल का होता है, ना तो उसकी घरवाले सुनते हैं, ना उसकी आजकल नेता सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहा है। वो एक अपने अंदर द्वंद्व में जी रहे हैं और जो द्वंद्व है उनका, वो उनके लिए बहुत हानिकारक भी है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे, युवा वर्ग के लोग सुसाइड कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। वो सब कारण यही है। मुझे आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और कमलनाथ जी की सरकार आएगी। उसमें भास्कर राव रोकड़े जी की जो 7 मांगें जो उन्होंने रखी हुई हैं, उन बातों पे गौर किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व विधायक जी। सभी लोग आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का तालियां बजा करके स्वागत करें। आदरणीय श्रीवास्तव जी, एक बार और जोरदार तालियां बजा करके हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज सम्यक अभियान संकल्प यात्रा जो आज टीकमगढ़ के पावन धरा पे आयोजित है, इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, टीकमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय नवीन साहू जी, परम आदरणीय भगत राम यादव भैयन दाऊ जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक रह चुके आदरणीय अजय यादव जी, दिग्विजय सिंह जी, संगठन की कमान संभाल रहे आदरणीय अनिल बड़कुल जी, भाई पंकज अहिरवार जी, सुधीर बजाज जी, परम आदरणीय पवन घुआरा जी, भाई संजू यादव जी, आदरणीय आर बंसल जी, और जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उसको भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज जो ये कार्यक्रम आयोजित है, जिनके बदौलत आज आपके बीच में आने का मौका मिला, आदरणीय भाई इंजीनियर द्रविड़ केपी यादव जी, केपी अहिरवार जी, हमारे सम्मानित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सम्यक अभियान क्या है, सम्यक अभियान की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी? आदरणीय गुरुदेव श्री भास्कर राव रोकड़े जी चूंकि लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। थोड़ा सा भाई साहब बात बंद कर दीजिए, 2 मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग बात करिएगा। लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और हिंदुस्तान के ढेर सारे लीडिंग अखबारों का संपादन का काम किया। और जब भी लेखनी उन्होंने उठाई तो समाज की हर व्यक्ति की, समाज की हर दुर्दशा को उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। चाहे नौजवानों का मामला हो और चाहे किसानों का मामला हो। जब मंदसौर में गोलीकांड किसानों के ऊपर हुआ था तो आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम थी पराकाष्ठा, और हिंदुस्तान की बड़ी चर्चित किताब रही है।
उन्होंने समाज को हमेशा नई दिशा देने का काम किया। जब विगत 2 से 3 साल पहले कोरोना काल से पहले सर ने मुझे बात की, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा शैलेंद्र जी मुझे एक बड़ी समस्या इस हिंदुस्तान में और समूचे मध्य प्रदेश में दिख रही है, पूरी हिंदुस्तान के नौजवानों की समस्या है। मैंने पूछा सर कैसे? उन्होंने कहा सबसे बड़ी दुर्दशा अगर होने वाली है तो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों की होने वाली। मैंने सर से बात की, क्योंकि सर हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कहा कि आपको काम की शुरुआत करनी है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हूं। सर ने कहा सबसे पहले एक सर्वे करिए रीवा जिले के अंदर कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार बैठे हैं। और जब सर के मार्गदर्शन में मैंने सर्वे किया तो मध्य प्रदेश रीवा जिले में 8 विधानसभाएं होती हैं और 8 विधानसभाओं में 1 लाख ऐसे बच्चे निकल के आए जिनके पास डिग्री तो है लेकिन रोटी नहीं है। जब मैंने उनसे बातचीत की, सर से कहा, मैंने कहा सर 1 लाख ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, आईटीआई से लेके एमबीए से बीबीए तक किया है, लेकिन आज के तारीख में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। सर ने कहा आप उनसे संवाद स्थापित करिए। सर के मार्गदर्शन में मैं गांव में लोगों से बात करने गया, लोगों से हमने चर्चा की। नौजवानों ने कहा सर मेरे सपने हुआ करते थे, मैं भी शहर में रहा करता था, मेरे भी सपने होते थे कि पढ़ लिखने के बाद मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। मुझे भी लगता था कि मैं कुछ परिवर्तन करके दिखाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कभी तो मैं रीवा और भोपाल में जाके डिग्री लेता था, आज लौट के अपने गांव में आ गया हूं और मनरेगा में नाम लिखा लिया हूं। ये दुर्दशा है मध्य प्रदेश में नौजवानों की। और जब मैंने उनके बूढ़े माँ बाप से बात किया तो उनकी माँ के आंखों में सपने थे। उन्होंने कहा कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं, मेहनत और मशक्कत से पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया, लेकिन आज वही बच्चा लौट के फिर से गांव आ गया है और एक गांव वालों ने उसको निकम्मा घोषित कर दिया है। कौन चिंतन करेगा? राजनीति की बात करने के लिए तो ढेर सारे मुद्दे हैं, समाज की अस्मिता का चिंतन करने के लिए कौन आगे आएगा? तब आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी ने कहा कि शैलेंद्र जी इस मुद्दे को पूरे मध्य प्रदेश में चलाना है। रीवा के बाद शहडोल, शहडोल के बाद भोपाल, भोपाल के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद बैतूल, बैतूल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद राजस्थान। ढेर सारे जिलों में सर्वे करवाया, ढेर सारे जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी ने संकल्प लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं पूरे मध्य प्रदेश में 45 दिन की यात्रा करूंगा। और 1 नवंबर से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन से उन्होंने इस संकल्प के साथ यात्रा शुरू की कि पूरे मध्य प्रदेश में नौजवानों से बात करूंगा, नौजवानों से चर्चा करूंगा। और नौजवानों से चर्चा इस बात के लिए नहीं करूंगा कि आपकी समस्या है, करूंगा कि आपके समस्या गिनाने के लिए ढेर सारे राजनीतिक मंच मिल जाएंगे, समस्या गिनाने के लिए ढेर सारे नेता आपको मिल जाएंगे, लेकिन समस्या के साथ समाधान की बात करने आपके बीच में आए। इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करने आपके बीच में आया हूं कि सम्यक अभियान का जो मुद्दा है, सम्यक अभियान जिन मुद्दों पे बात करता है, आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी 40-45 मिनट बोलेंगे। मैं आपसे नौजवानों से अनुरोध करना चाहता हूं, उनकी बातों को गंभीरता से सुनिए। किसी बात को आंख मूंद के मानने की जरूरत नहीं है, किसी बात के लिए चिंतन करने की जरूरत है। सबसे पहले आप उनके मुद्दों को चिंतन करिए, और यदि आपको लगता है कि उनके मुद्दे मध्य प्रदेश में नवक्रांति कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको उनके मुद्दे की चर्चा कर शुरू करनी पड़ेगी। और जब मैं 45 दिवसीय यात्रा पे मध्य प्रदेश में था तो ढेर सारे नौजवानों से जब मेरी मुलाकात होती थी तो नौजवान ये कहते थे कि सर मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक जिले से दूसरे जिले जा सकूं, मैं इस मुद्दों को आगे बढ़ा सकूं। मैंने उनसे एक अनुरोध किया था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वही देश है जिस देश में आजादी की क्रांति चली थी तो हिंदुस्तानियों के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन लोग एक गांव से दूसरे गांव इस अभियान को चलाने का काम करते थे। मैं नौजवान साथियों से कहता हूं, आप चर्चा चालू कर दीजिए। आपकी चर्चा आपके घर में होगी, आपकी चर्चा आपके पड़ोस में होगी, आपकी चर्चा आपके गांव में होगी, आपकी चर्चा आपके तहसील में होगी, आपकी चर्चा आपके जिले में होगी, और ये चर्चा मध्य प्रदेश में फैलेगी और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन परिवर्तन की आवाज आपको बनना पड़ेगा।
परिवर्तन का आगाज आपको करना पड़ेगा। और जब आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी इस आंदोलन को चला रहे थे, हम लोग ढेर सारे नौजवान इस मध्य प्रदेश में चर्चा करते थे कि आदरणीय आप जिस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं, इस अभियान को हम पूरा कैसे करेंगे। कहीं न कहीं इसके लिए राजनीति का सपोर्ट होना चाहिए। सर ने जो 7 मुद्दे बनाए हैं उसके लिए उन्होंने ढेर सारे राजनीतिक दलों ने चर्चा की, लेकिन उन्होंने 22 दिसंबर 2023 को जब सम्यक अभियान का मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो ढेर सारे कार्यकर्ता साथियों के अनुरोध पे कि सर कहीं न कहीं कोई निर्णय लेना पड़ेगा, तब उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा की। और जब सक्रिय राजनीति में आने के बाद मुद्दों के लिए ढेर सारे चर्चा किए, लेकिन मैं आभारी हूं आदरणीय श्री कमलनाथ जी का, जिन्होंने पूरे मन और भाव और वचन के साथ में इन मुद्दों को स्वीकार करके युवाओं को संरक्षण देने का संकल्प लिया है। मैं उनके सम्मान में जोरदार तालियां चाहता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि जिन्होंने निश्चित रूप से युवाओं के लिए आंदोलन चलाने का संकल्प लिया है। और आज उस आंदोलन को सब लेके पूरे मध्य प्रदेश के गलियों में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चर्चा कर रहे हैं। और मैं अपने कांग्रेस के पदाधिकारी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुद्दे विहीन राजनीति बहुत दिन नहीं चलेंगे। अगर आपको वास्तव में परिवर्तन का संकल्प लेना है, यदि आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो, यदि आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन हो और कांग्रेस पार्टी के आने के बाद मध्य प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की समस्या समाप्त हो, तो आपको परिवर्तन का संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप परिवर्तन का संकल्प नहीं लेंगे, परिवर्तन की शुरुआत हो ही नहीं सकती और कोई भी आका आपका परिवर्तन कर नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि चर्चा चालू करिए, सम्यक अभियान के मुद्दों को सुनिए और सम्यक अभियान के मुद्दों को चर्चा चलिए, क्योंकि ये खामोश मिजाजी आपको जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर आपको सत्ता चाहिए, आपको परिवर्तन चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से पूरे ताकत के साथ इस मूवमेंट में काम करना पड़ेगा। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, और एक कहानी के माध्यम से मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि काफ़ी देर से आप बातों को सुन रहे हैं, आदरणीय गुरुदेव को भी आपको सुनना है, तो मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा कि एक बार एक जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो जंगल के सारे जानवर भागने लगे। जंगल के सारे जानवर भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया जाती, पानी का एक बूंद कहीं से लेके आती और उस आग पे डाल देती, और जब आग पे डाल देती तो सारे के सारे जानवर हंसने लगे। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी आग लगी है इस जंगल में, तेरे एक बूंद पानी से क्या फर्क पड़ सकता है। उस चिड़िया ने जवाब दिया कि पता नहीं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में जब परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा। इसलिए परिवर्तन के वाहक बने, संकल्प के साथ ताकत को पैदा करें और आज के तारीख में संकल्प लेके सम्यक अभियान के मुद्दों पे चिंतन करें। जानिए, छानिए, मानिए, और इस मुद्दों को जो है चिंतन करने के बाद समाज में चर्चा शुरू कर देंगे, परिवर्तन होगा। इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके मार्गदर्शक और आज के चीफ गेस्ट आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी को, जिनके सुनने के लिए हम सभी लोग यहाँ खड़े हैं। और हम सभी लोगों से एक बार पुनः आग्रह करते हैं, सभी लोग खड़े होकर के तालियां बजा करके आदरणीय जी का स्वागत करने का कष्ट करें। सभी साथियों से भी आग्रह करते हैं कि सभी लोग अंदर आ जाएं, हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनने का कष्ट करें और ध्यान से सुने। मुख्य अतिथि जी 45 मिनट बोलेंगे और आप सभी लोगों की परीक्षा यही है कि आप सभी लोग उनको मोहब्बत से सुनेंगे। आदरणीय हमारे रोकड़े साहब जी। सम्यक अभियान संकल्प यात्रा के दौरान टीकमगढ़ नगर में संकल्प महासभा आयोजित करने हेतु मैं आयोजकों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने आप सभी लोगों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया। क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग सभी वक्ताओं की बात सुन रहे थे, मुझे पूरा विषय, सारा का सारा विषय आप लोगों के सामने रखना है और सिर्फ इस कारण से रखना है कि इन सारी बातों को लेकर के आपको प्रत्येक युवा तक, युवाओं के माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई भाभी सबके तक पहुंचाना है। इस संकल्प महासभा में धारे सम्यक अभियान के प्रदेश
समन्वयक शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे भाई हेमराज संकुले जी, इस जिले के कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक अजय यादव जी और महासभा में उपस्थित सभी भाइयों, युवा साथियों, मैं सबके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में अपनी पूरी बातें रखनी है। साथियों, अभी बड़कुर जी ने मुझसे कहा कि सर सबसे पहले सम्यक क्या है, ये अवश्य बता दीजिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सम्यक क्या है। सम्यक ऐसा एक विराट शब्द है जिसके अंतर अगर हम विकास की बात करें तो हर तरह का विकास उसमें समाहित हो जाता है। अगर हम विचारों की बात करें तो हर तरह के विचारों का सार सम्यक में समाहित हो जाता है। अगर हम क्रांति की बात करें तो सकल क्रांति इस सम्यक में समाहित हो जाती है। तो ये मान के चलिए, यदि हम सम्यक की बात कर रहे हैं तो चतुर्दिक विकास की बात कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। और यदि हमने सम्यकता को प्राप्त कर लिया तो सही मायने में हमारा जीवन सफल हो गया। आपके समक्ष हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने सम्यक अभियान किस तरह से शुरू हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी दी। मैं आप लोगों को कुछ बातों पर प्रकाश डालते हुए बताना चाहता हूं कि इसकी वास्तव में उत्पत्ति हुई कैसी। दरअसल अभी पत्रकार बंधुओं ने मुझसे पूछा कि अचानक आपको युवा कैसे याद आ गए। युवा अचानक मुझे याद नहीं आए। मैंने 30 किताबें लिखी है, 100 से अधिक किताबों का संपादन किया है, देश के प्रमुख समाचार पत्रों में संपादक भी रहा हूँ। लेकिन इस 30 किताबों में 3 किताबें शिक्षा के स्तर को लेकर, शिक्षा के स्तर में संभावनाओं को लेकर रही है कि 10वीं के बाद, 12वीं के बाद कॉलेज में किस किस विषय को लेकर विद्यार्थी पढ़े और किस विषय के साथ क्या संभावनाएं हैं। 3 किताबें आई। एक किताब कैरियर जेनित, दूसरी किताब उत्कर्ष पथ, तीसरी किताब बुनियाद रथ। ये 3 किताबें जब आई तो मुझे इस प्रदेश के, देश के कई महाविद्यालयों ने, विश्वविद्यालयों ने व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। युवाओं के बीच जाने का मुझे अवसर मिला। इसी दौरान मैंने युवाओं से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को पूछा तो मुझे लगा कि मंच पर खड़े होकर नेताजी भाषण देते हैं और भाषण देते हुए जिस तरह के से बेरोजगारी की समस्याओं का उल्लेख करते हैं, ठीक उसी अंदाज में हमारे बेरोजगार साथी भी बोल रहे हैं। उन्हें बेरोजगारी के मूल कारणों की जानकारी नहीं है। समस्या ये है कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर बैठते साथ बोलते हैं साहब मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया क्या, तो डॉक्टर पूछता है कहाँ क्या दिक्कत है बताइए। आप बता नहीं पाते, बस साहब तबीयत खराब है। अरे तबीयत तो खराब है लेकिन हुआ क्या, बीमारी क्या है ये तो बताओ ताकि मैं इलाज शुरू करूं। बीमारी नहीं बता पाते, चुप बैठे रहते हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आता आखिर इलाज शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं। ये हालत बेरोजगार युवाओं की है। वो नहीं जानते समस्या क्या है, समस्या कहां से पैदा हुई, और उसका जब समस्या ही पता नहीं है, बीमारी का ही पता नहीं है, तो उस बीमारी के निदान के उपाय कैसे सामने आएंगे, ये सबसे गंभीर समस्या मेरे सामने आई। उसके बाद मैंने काफी गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया कि आखिर किया क्या जाए। कई बेरोजगार युवा डिप्रेशन की स्थिति में आए, एंजाइटी के शिकार होकर के आए, और उनको ढाढ़स बनाने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं थे। तब मैंने इस पर अध्ययन किया। जब अध्ययन करना शुरू किया, ये कोरोना काल की बात है, तब मुझे कोरोना के टाइम में
कोरोना के भय को भी त्याग कर उस अध्ययन के लिए बाहर भी जाना पड़ा। जब अध्ययन किया तो 4 ऐसे तथ्य निकल के सामने आए जो बेरोजगारी के मूल कारण हैं। क्या? अब उन 4 तथ्यों को सामने आने के बाद मैंने सोचा आखिर समाधान क्या है, संभावनाएं कैसी आएगी। तो उन 4 बिंदुओं के साथ ही समाधान भी निकल कर आया, समस्या और समाधान। मित्रों, एक बात हम बताना चाहते हैं, यदि आप बार बार समस्या मात्र गिनाते हैं और समाधान आपके पास नहीं है तो आप अपने आप में बड़ी समस्या है। यदि समस्या है तो समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। 4 मुद्दे उपलब्ध संभावनाओं के युक्तिकरण से संबंधित है। यह शब्द बड़ा आसान है, सब लोग बोलते हैं, मुझे मालूम है। युक्तिकरण यानी उसका सामंजस्य करने की जरूरत है। 4 उसके बाद में 3 और मुद्दे हैं। एक सामाजिक समानता के लिए है, एक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, और एक समस्या वह है जो सही मायने में समाजवाद लाने के लिए है, जिसकी शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में 1969 में की थी, और जो उसमें अधूरा रह गया था उस अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प इस सम्यक अभियान में निहित है। तो साथियों, मैं मुद्दों पर आने से पहले एक बात चाहता हूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ज्यादा हैं। उनको लगता है कि भाई ये सम्यक अभियान क्या है, हम तो जय कांग्रेस बोलते थे, ये सम्यक कहां से आ गया। तो बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के मंच पर मैं कैसे आया। जब युवाओं के मुद्दों को लेकर मैंने काम किया, नतीजे पर पहुंचा, तब इसको सही मायने में जनता के बीच लेके जाने की जरूरत आई। तो 2 मई 2022 से हमने सम्यक अभियान की शुरुआत रीवा से की। उसके बाद हर जिले में कार्यक्रम होने लगे। अचानक इतनी मांग होने लगी कि साहब हमारे जिले में कार्यक्रम दे दीजिए, हमारे जिले में कार्यक्रम दे दीजिए। ये संभव नहीं हो पा रहा था। तब मैंने निर्णय लिया कि हम एक साथ 45 दिवसीय यात्रा पे निकलते हैं। उसमें एक छोर से लेके दूसरे छोर तक हर जिले में चले जाएंगे, कुछ क्षेत्रों में जाएंगे और युवाओं से चर्चा करके, कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्हें उनकी समस्याओं को और समाधान को बताएंगे। तो 45 दिन की यात्रा। अब उसके बाद पूरे प्रदेश भर में लाखों युवा जुड़ गए। हमारे सम्यक अभियान से कार्यकर्ता भी काफी जुड़ गए। उसमें हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता लोगों ने भागीदारी निभाई, किसान संगठन के नेताओं ने भागीदारी निभाई, आदिवासी वर्ग के संगठनों ने भागीदारी निभाई, दलित वर्ग के संगठनों ने भागीदारी निभाई, ओबीसी महासभा और ओबीसी के भिन्न भिन्न संगठनों ने भागीदारी निभाई, गांधीवादी संगठनों ने भागीदारी निभाई। इन सभी संगठनों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। तो साथियों, जब अभियान बहुत आगे बढ़ गया तो एक आवाज आने लगी सब तरफ से कि साहब ये बताइए, मुद्दे तो आपके बहुत अच्छे हैं, इन मुद्दों का क्रियान्वयन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम नव क्रांति को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? जिसकी सरकार बनेगी वही ना लागू करेगी। तो जब तक इसको राजनीतिक मंच पर नहीं ले जाया जाता, जब तक उस राजनीतिक मंच के माध्यम से सफलता नहीं मिलती, उनकी सरकार नहीं बनती, तब तक क्रियान्वयन संभव नहीं है। जब ये बात बार बार आने लगी सब तरफ से, तो हमने बोला हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से कि आप एक काम करिए, प्रदेश का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करिए भोपाल में, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद में आगे की रणनीति उजागर करेंगे। 22 मार्च 2023 को भोपाल में रविंद्र भवन परिसर में बाहर खुले मैदान में, खुला मंच में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।
उसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने सम्यक अभियान को राजनीतिक मंच पर पहुंचाने के लिए सक्रिय राजनीति में प्रवेश का निर्णय लिया। अब जैसे ही मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश का निर्णय लिया, मैं अपने घर तक पहुंचा ही था कि थोड़ी देर के बाद में राजनेताओं के फोन आने लगे। ये सत्ताधारी दल जो बैठी है मध्य प्रदेश में, उनके भी वरिष्ठ नेता बार बार फोन करने लगे। और फोन करके क्या कहते, मैं बताना चाहता हूं आपको। साहब, आपको कोई पार्टी हमारे बराबर सम्मान नहीं दे सकती। हम आपको सम्मान देंगे, आपको सम्मानजनक स्थान तक पहुंचाएंगे। आप जरा ध्यान देके सुनिए। सत्ताधारी दल ने मेरे पास जो प्रस्ताव रखा वो ये रखा, कोई राजनीतिक दल आपको हमारे बराबर सम्मान नहीं दे सकता, हम आपको सम्मान देंगे और सम्मानजनक स्थान तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ आइए, अपने अभियान को हमसे जोड़ दीजिए। हमने कहा, मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है, मुझे सम्मानजनक पद की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो इन युवाओं को सम्मानजनक अपॉर्चुनिटी दिलाने की। मैंने बोला, बताइए, ये हमारे 7 मुद्दे हैं, इसका क्रियान्वयन आप कैसे कर सकते हैं? तो देश के चोटी के नेता, सत्ताधारी पार्टी के जो मेरे पास में आके बैठे थे, वे बगल झांकने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का आना शुरू हुआ, तमाम तरीके के दावे करने लगे, लेकिन किसी भी नेता की यह हिम्मत नहीं हो सकी कि इन सारे मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए सही ढंग से बात रख सके। किसी ने बात रखने का प्रयास भी किया तो वो केवल राजनीतिक फुट मात्र था, समाधान नहीं था। अंत में कमलनाथ जी से मेरी बातचीत हुई। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि साहब, आपने 2018 के चुनाव में भी छिंदवाड़ा मॉडल नामक किताब निकाली थी, प्रकाशित की थी, लेखन किया था। और सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि किताब छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ जी के कार्यों पर केंद्रित थी, लेकिन वहां के विकास को सर्वांगीण विकास का मॉडल बताते हुए आपने उस पुस्तक का विमोचन भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के हाथों करवाई थी। और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने उस समय मंच पर आकर छिंदवाड़ा मॉडल को सर्वांगीण विकास का अनुकरणीय मॉडल बताया था। एक बड़ी बात थी। तो अब आप इस सारी योजना जो युवाओं के लिए आप लेके आए हैं, इसको कांग्रेस के मंच पे लाइए। मतलब मुझे लाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कांग्रेस पार्टी के नेता इन सारे मुद्दों के क्रियान्वयन का फार्मूला मुझे नहीं बता देंगे, तब तक मैं कांग्रेस पार्टी के मंच पर भी नहीं आऊंगा। और साथियों, यह बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि जितने बड़े बड़े नेता बाकी आए, वो 1-2 मुद्दे के बाद ही अटक जाते थे, उसका जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन कमलनाथ जी ने हमारे सारे मुद्दे सुने और प्रत्येक मुद्दे पर अपनी व्यवस्था देते हुए उन्होंने बताया कि यदि मेरी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो इन सभी मुद्दों का क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ मैं सुनिश्चित करूंगा। और इसके साथ ही हमने इस सम्यक अभियान को 7 वचनों के साथ, पवन गुवारा जी बहुत अच्छे अध्ययनशील व्यक्ति हैं, इन्होंने बुंदेलखंड पे खूब अध्ययन किया है और मैं इनसे बड़ा प्रभावित भी हूं। जब मेरे से मिले थे तब से ये अध्ययन ही करते रहे हैं, बारीक बारीक चीजें लेके आते हैं। तो पवन गुवारा जी बता सकते हैं 7 वचन की बात कब आती है भाई? बड़ा रटा हुआ शब्द है, सब लोग जानते हैं। 7 वचन कब बोलते हैं? 7 वचन शादी के समय में, और फिर उन वचनों को निभाया जाता है ना। तो यही 7 वचन हैं। मैंने कमलनाथ जी से कहा, आप सरकार के मुखिया तो बन जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा हमारा गठबंधन आपसे तभी तक है जब तक कि आप 7 वचन निभाने को तैयार रहेंगे, और यदि आप नहीं निभाएंगे तो हमारा गठबंधन नहीं चलेगा भाई। उनने बोला ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ और हम साथ चलते हैं और इन 7 वचनों को
1 जनवरी 2024 को जब आप युवा दिवस मनाने का संकल्प लिए हैं, उसी दिन इसको अमली जामा पहनाने का पहला कदम हम उठा लेंगे। अब साथियों, मैं मुद्दों पर आ रहा हूं कि आखिर ऐसे मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर यह सम्यक अभियान शुरू हुआ है। बेरोजगारी है, बहुत अधिक बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी का समाधान क्या है? क्या सारे बेरोजगारों को नौकरी सरकारी मिल सकती है? क्या संभव है बेरोजगारी को एक झटके में दूर करना? क्या कोई जादू की छड़ी चल सकती है? आदि आदि सवाल कई लोगों के सामने खड़े होते हैं। मैं प्रत्येक सवाल का जवाब इन मुद्दों के साथ जोड़ते हुए आपको दे रहा हूं। तो साथियों, मैंने देखा कि हमारे देश में दक्षिण के राज्यों में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 56 साल थी, 56 ईयर। मध्य प्रदेश में 58 साल। पास के राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि शिक्षित वर्ग के युवाओं को संभावनाओं से जल्दी जोड़ने हेतु सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल घटाकर 56 साल कर दी जाए। पास के महाराष्ट्र राज्य में 2 साल सेवानिवृत्ति आयु घटाने पर विचार चल रहा था युवाओं को जल्दी से जल्दी नौकरियों के अवसर देने के लिए। और हमारे मध्य प्रदेश में इस बात की चिंता बढ़ी कि हम ओवरड्राफ्ट चल रहे हैं, हमारे पास पेमेंट देने के लिए तक पैसा नहीं है, विकास के कार्यों के लिए पैसा नहीं है। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो महीने की आखिरी तारीख को 400 करोड़ रुपए के लगभग राशि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि के रूप में फाइनल पेमेंट के रूप में देना पड़ता है। 400 करोड़ एक माह में, साल भर में 5,000 करोड़ और 2 साल में 10,000 करोड़ रुपए होते हैं। यदि हम 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा देते हैं तो ये 10,000 करोड़ रुपए हमारे दूसरे विकास के कामों में लग जाएंगे। इस आशय के साथ जरा ध्यान दीजिएगा, इस आशय के साथ उस समय की सरकार ने 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लेने के लिए एक आईएएस अधिकारी को इसके नफा नुकसान पर रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। और उस आईएएस अधिकारी ने रिपोर्ट दिया। उस आईएएस अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दिया? साहब, फायदा ही फायदा है इसमें। बोले कैसे? जब से कर्मचारी नौकरी में आते हैं, जब से, बड़े ध्यान देके सुनिएगा क्योंकि यही संदेश आपको पहुंचाना है। जब से कर्मचारी नौकरी में आते हैं तो पहले ही महीने से ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास जमा होने लगती है। सरकार का वित्त विभाग उस राशि को निवेश प्रणाली में डालता है और निवेश प्रणाली में जाने से जो आय होती है, उस आय को सरकार को, उस कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं में समायोजित किया जाता है। जब उस कर्मचारी की नौकरी 25 साल की हो जाती है, तब तक ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास इतनी अधिक जमा हो जाती है कि उस राशि को निवेश प्रणाली में डालने से जो आय होती है, वह आय उस कर्मचारी को उस समय मिलने वाली वेतन से ज्यादा होती है। अर्थात ये फ्री के कर्मचारी मिल जाते हैं, फ्री के। इनको वेतन देने के लिए सरकार को अपने तिजोरी का ताला खोलना ही नहीं पड़ता। दूसरी बात, यदि कर्मचारी रिटायर होते हैं तो अपनी ग्रेच्युटी और पीएफ की सारी राशि उठा के ले जा लेते हैं। अब उसकी कोई राशि सरकार के पास नहीं है और रिटायर होते ही वेतन की आधी राशि के बराबर की पेंशन बढ़ती है। वो पेंशन की राशि का भार सरकार पर आने लग जाता है। तीसरी बात, रिटायर होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्ति करनी पड़ती है, उनको भी वेतन देने के लिए भार सरकार पर पड़ता है। इस प्रकार भार ही भार है। और यदि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा देते हैं तो फ्री के कर्मचारी मिल गए हैं, इससे बड़ा फायदा कुछ नहीं है। साहब 2 साल क्या 10 साल बढ़ा दीजिए। ये आईएएस अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया। तब सरकार ने 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी, 58 साल से 60 साल कर दी। बाद में सरकार ने देखा कि बड़ा फायदे की बात रही, न कर्मचारियों को एक मुश्त राशि देनी पड़ी, न वेतन देने के लिए अलग से तिजोरी का ताला खोलना पड़ा, न नई नियुक्ति करनी पड़ी। तो उन्होंने बोला और 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा देते हैं। तब उस आईएएस अधिकारी ने, होशियार आईएएस अधिकारी था, उसने कहा
सरकार से, साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अगर युवा भड़क कर सड़क पर उतर आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि युवाओं को लगेगा अब उनको नौकरी कैसे मिलेगी। तो आप पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 साल 2-4 विभागों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाइए और उसके बाद में धीरे धीरे करके सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाइए। तो उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु कमी के बहाने 2 साल बढ़ा के 62 साल कर दी। बोले देखते हैं 2 साल तक अगर विरोध नहीं होगा तो फिर सबकी 62 कर देंगे। कोई विरोध नहीं हुआ। तब उसके बाद में सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दी गई मित्रों। और इसके साथ ही सरकार ने संकल्प लिया कि अब धीरे धीरे रिटायरमेंट आयु 70 साल तक पहुंचाना है। और इसी आशय के साथ उन्होंने डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ाकर 65 साल कर दी। 65 साल। और अभी पिछले साल 2022 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करते हुए डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर देते हैं। लेकिन उसी समय हमारा सम्यक अभियान शुरू हुआ। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध दर्ज हमने तरीके से कराया और सरकार के कदम ठिठके और उस आदेश का अनुपालन रोक दिया गया। यह सम्यक अभियान की शक्ति है मित्रों। यही तक नहीं सरकार रोकी, सरकार ने केवल उस आदेश को रोका, लेकिन सरकार ने सोचा इसको तो लागू करना है। बार बार बात आते रही। और भारत सरकार का ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य निधि संगठन ने तो बड़ा हद ही कर दिया। जरा ध्यान से सुनिए क्या हद किया। उसने रिपोर्ट लिखा भारत सरकार को, अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं। और यदि वे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनके पेंशन का टेंशन सरकार पर बढ़ रहा है। इसलिए अनुशंसा की जाती है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। 68 साल तक पहले ही पहुंच गए, 5 साल और बढ़ जाती, 73 हो जाती, 70 और 73 साल। जरा सोचिए तो सही, यदि सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या होगा भैया? 10 साल तक, ये जो सरकारें बोल रही है, 10 साल तक सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति नहीं होंगे तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी, किसी से रोके नहीं रुकेगी। तब हमने एक आईएएस अधिकारी को बुलाया और उनको कहा एक काम मेरे लिए कर लीजिए। बोले क्या? 31 जुलाई 2024 को यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु मध्य प्रदेश में लागू की जाती है तो ये बताइए कि इस मध्य प्रदेश से कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे? तो उन्होंने आंकड़े निकाला। साहब यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु मध्य प्रदेश में 31 जुलाई 2024 को लागू की जाती है तो इस प्रदेश के शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद एवं शासकीय उपक्रमों के कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 5,30,000। तब हमने निर्णय लिया हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे और उस दिन सरकार के मुखिया को संकल्प लेना पड़ेगा कि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू हो जाए। तो इसके साथ ही मित्रों 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कोई भी राजनीतिक दल इस बारे में नहीं बोल सकता, अब कांग्रेस बोल सकती। अब दूसरी बात, देश में श्रमिक वर्ग मजदूरों का बहुत अधिक शोषण हो रहा था। देश के नीति निर्धारकों का ध्यान मजदूरों के शोषण पर गया तो सन 1948 में संविधान सभा के सामने बात गई, सदन में रखा गया। उस समय संविधान सभा ही सदन होती थी, वहां रखा गई बात कि भाई नहीं, श्रमिकों का शोषण हमको रोकना है। तो सदन में सर्वमत से पारित किया गया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल
3 वर्ग में श्रमिकों को बांटते हुए अशिक्षित व अल्पशिक्षित वर्ग के श्रमिकों के लिए शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई। उसके 11 साल बाद 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब की बात है। तब वे उस समय में जिस समय ये बात आई थी और वो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत करने गए थे। ये लोगों को जरा जानकारी कम होती है। पंचायती राज कब शुरू किया गया? पंचायती राज की वास्तविक शुरुआत 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो उस कार्य के लिए गए थे, उनके सामने ये बात आई, इसको उन्होंने मंथन पे लिया भी था कि इस पर कुछ विचार किया जाए, इसलिए वो डेट मुझे याद है। तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में गए और उन्होंने कहा साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। तो न्यायालय ने कहा ये जो कानून है श्रमिकों के लिए है, मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए नहीं, मामला खारिज। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के अन्य भिन्न भिन्न सेक्टर के कर्मचारी भी न्यायालय में गए कि साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। लेकिन न्यायालय ने कहा शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी कोई भी कानून अब तक नहीं बना है, इसलिए न्यायालय अपनी ओर से इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। ये गंभीर विषय है। तो हमारे सम्यक अभियान के तहत हमने संकल्प लिया, बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। प्राइवेट स्कूल का शिक्षक अभी भी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीने में नौकरी करता है, सरकारी में 25,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट में इंजीनियर 10,000, 8,000, 7,000 रुपए महीने में नौकरी करता है, सरकारी में 43,800 रुपए से शुरुआत होती है। क्या बात है? क्या सरकारी में काम अधिक है इसलिए वेतन अधिक मिल रहा है? मैंने तो देखा उल्टा है। सरकारी में काम कम, वेतन अधिक, सुविधाएं अधिक है, और प्राइवेट में काम अधिक, वेतन कम, सुविधाएं कम है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने इसका काफी अध्ययन किया, वो ज्यादा देर तक रख नहीं सकता यहां, और बड़ी दुखद पहलू भी आए। तब हमने निर्णय लिया कि हम 1 जनवरी 2024 को जब युवा दिवस मनाएंगे, प्रदेश भर के युवा जब भोपाल में होंगे, तब प्रदेश के मुखिया को एक ये संकल्प जारी करना पड़ेगा और उस संकल्प पत्र में लिखा होगा, जो लिखा होगा वो सुन लीजिए। उस संकल्प पत्र में लिखा होगा मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस संकल्प के तहत मध्य प्रदेश में सहायक शिक्षक, शिक्षक, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलडीटी, यूडीटी और वो मतलब लिपिक वर्ग, अधिकारी वर्ग, सारे वर्ग के लिए जितने न्यूनतम वेतन की व्यवस्था शुरुआत में है, उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देना होगा। साथियों सोचिए, ये बड़ी गंभीर बात है। अरे जब मजदूरों के लिए हम न्यूनतम मजदूरी तय कर सकते हैं, तो शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं कि नहीं? कम से कम अन्याय नहीं होगा, और युवा सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी जाके अपना भविष्य संवारेंगे। इसलिए यह न्यूनतम वेतन अधिनियम अत्यंत अनिवार्य है। और आपके मन में सवाल होगा कि यह राज्य कर सकता है क्या? यह राज्य कर सकता है, राज्य का अधिकार है। अब हम बात आते हैं तीसरे मुद्दे पर। यह तीसरे मुद्दे पर भी, चूंकि अभी हमारे बीच में काफी युवा भी है, नेता भी बहुत एक्टिव है, मुझे मालूम है, और इनको जब पब्लिक के बीच में जाना है, यहां बात पूरी समझ में आना ही चाहिए। जब ये फील्ड में जाएंगे और आउटसोर्सिंग प्रणाली का विरोध करेंगे कि आउटसोर्सिंग से नियुक्ति गलत है, तब फौरन बोलेंगे ये सत्ताधारी पार्टी के लोग, अरे ये आउटसोर्सिंग ये तो कांग्रेस की देन है, हमारी देन थोड़ी है। तो हमारे कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। क्या बताइए आप, ये तो कांग्रेस की देन है बोलते हैं, अब क्या करें? चुप हो जाते हैं, चुपचाप इधर से बगल वाली गली से निकल जाते हैं। बोले लेकिन ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। असली में हुआ क्या? आउटसोर्सिंग का काम पहले से ही चलते आ रहा है, पहले से ही। अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में रेगुलर नेचर का जो काम चलता है, उस रेगुलर नेचर के काम के अलावा कोई काम अचानक बीच में आता है, बीच बीच में महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो उस कार्य में दक्ष कोई कंपनी होती थी, उस कंपनी से उस काम को लिया जाता था, और वो कंपनी जो उस काम को पूरा करके जाती थी उसको आउटसोर्सिंग कंपनी कहते थे। कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा करते हैं। किसान लोग भी जानते हैं कि इतने खेत में रोपा लगाना है
अब ये रोपा लगाने के लिए हम कहां से लाए भैया, नियमित तो लोग रख नहीं सकते, तो चल भैया इसको तू इतने में लगा दे। जो इतने में लगा दे के ठेका देते हो ना, यही आउटसोर्सिंग है। यह आउटसोर्सिंग की पद्धति थी, कोई नई पद्धति नहीं। अब उसके अलावा जो नॉलेज वाले होते थे, जो आर्किटेक्ट हुए या भिन्न भिन्न नेचर के जो लोग क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ हुए, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हुए, तो ये जो लोग होते थे ये नॉलेज प्रोवाइडर होते थे। इनको नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां कहलाया जाता था, इनको कहते थे नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां। ये पहले से चलती थी, लेकिन दिक्कत क्या थी, ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं होती थी। काम करवा लेते थे और उनकी मर्जी, जितना कर्मचारियों को देना है दे, न दे, कोई पूछने वाला नहीं था। बाकी कंपनियों के लिए कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के कारण में पूछ परख थी कि आखिर कितनी सुविधाएं दे रहे हो, इनमें नहीं थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस आशय के साथ इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया कि इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का शोषण न हो, इस आशय के साथ किया। केपीओ के तहत रजिस्ट्रेशन किया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये आर्किटेक्ट आदि आदि इंजीनियर, भिन्न भिन्न क्षेत्र के जो लोग विशेषज्ञ थे, उनकी कंपनी चलाने वाले केपीओ के तहत रजिस्टर्ड होंगे, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत। और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होगी, जो किसी कार्य विशेष को संपादित, अंशकालिक कार्य को संपादित करने वाली कंपनियां होगी, उनका रजिस्ट्रेशन होगा बीपीओ के तहत, अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत। उस व्यवस्था के कारण क्या हुआ, उन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम स्तर की सुविधाएं मिलने लगी। यह कांग्रेस का उद्देश्य था, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उद्देश्य था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो बहुत ही गंदा खेल शुरू हो गया मित्रों। 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी कंसल्टेंसी कंपनियां बन के सामने आई और पढ़े लिखे युवाओं पर उनकी नजर जाने लगी, उनके बायोडाटा लेने लगी। और प्राइवेट कंपनियों में जब वैकेंसी निकलती तो उन कंपनियों में नौकरी लगाने का ठेका लेने लगे। बदले में बोलते 3 महीने की वेतन हमको राशि पहले से जमा कर दो, अगर तुमको 14,000 मिलना है तो 42,000 रुपए जमा कर दो, तब तुमको वहां नौकरी मिलेगी। मतलब दलाल बन गई। दलाल कंपनी कौन सी बन गई, कंसल्टेंसी कंपनियां, केपीओ ये बनी। दूसरी चीज, बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां क्या हो गई, ये मेन पावर सप्लायर बन गई। मेन पावर सप्लायर बड़ी दुखद बात है, मतलब कर्मचारियों की सप्लाई करना, पढ़े लिखे युवाओं की सप्लाई करना। अब विद्युत मंडल में, विद्युत मंडल सरकारी विद्युत मंडल में मीटर वाचक, असिस्टेंट लाइनमैन, सुपरवाइजर, सर्वेयर आदि चाहिए तो वो वैकेंसी नहीं निकालते, टेंडर निकालते हैं। टेंडर जिस बीपीओ कंपनी का पास होता है वो तत्काल जाता है केपीओ यानी कंसल्टेंसी कंपनी के पास, उनको बोलता है इतने इतने कर्मचारी हमें चाहिए। वो जाकर के वो जो ये कंसल्टेंसी कंपनी वो सारे युवाओं को मैसेज भेजती है, इसी योग्यता के इतने कर्मचारी चाहिए। जब बात होती है भैया आपको 16,000 रुपए महीना मिलेगा, लेकिन 48,000 रुपए हमारे पास जमा कर दो, 3 महीने की वेतन के बराबर की राशि, तब नौकरी मिलेगी। 48,000 रुपए पहले वो जमा कराता है, बीपीओ कंपनी में नौकरी लगती है। जब 16,000 रुपए महीने की नौकरी लगती है, अगला सोचता है कि हमको 16,000 तो मिलेंगे, लेकिन नौकरी करने के बाद में 12,000 रुपए महीना मिलता है। 4,000 रुपए महीना वो बीपीओ कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी अपना कमीशन हर महीने काटती है। 1 साल की नौकरी का ये हाल, कितना बुरा हाल है। इससे भला तो नौकरी ना रहे, ये क्या नौकरी है। और मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में, सरकारी अर्थशास्त्री, निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद शासकीय उपक्रमों में कुल 9,80,000 पदों पर, 70% पदों पर 1 साल की आउटसोर्सिंग से ऐसी नियुक्ति की जा चुकी है। 70% पदों पर 9,80,000। और प्राइवेट कंपनियों में तो 90% पद आउटसोर्सिंग से ही भरे जा रहे हैं। बड़ा भारी शोषण है, वहां नियमित कर्मचारी नहीं है। इतना शोषण है कि एक आउटसोर्सिंग से काम करने वाले युवा की बातें सुनिए, यदि आप पत्थर दिल न होंगे तो आपके आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। और ये केवल युवाओं की बात नहीं है, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे, उन माता पिता की समस्या तो देखिए। बच्चे के लिए पढ़ाई के समय में कर्ज लिए, फिर 3 महीने की वो दलाली का पैसा देके नौकरी लगाने ले गए। बेटा नौकरी करते करते कुछ पैसा देगा, लेकिन बेटे के पास कुछ बचे तब ना दे, कहां से पैसा देगा। अरे उसको मिलता ही नहीं, न किराया निकल पाता कमरे का, न कुछ खाने पीने का, उल्टा वो घर से ले जाकर के खर्च पूरा कर रहा है। इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई, जमीन जायदाद बिक गई पढ़ाने में, और आज हालात क्या फैला है। ये कौन ने, इन लोगों ने किया है, ये साधारण बात नहीं है। तो
हम 1 जनवरी 2024 के बाद मध्य प्रदेश में हर हालात में आउटसोर्सिंग प्रणाली पर प्रतिबंध लगा के रहेंगे। और क्या होगा इसके साथ? जो 9,80,000 पदों पर ढुलमुल कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, उनसे कमीशन ले लेके काम लिया जा रहा है, उनके स्थान पर नियमित वैकेंसी निकलेगी, नियमित पोस्टिंग होगी। ये 9,80,000 और वो 5,30,000 कितना हुआ भैया, जरा जोड़ के बताइए। तो 15,10,000 नौकरियां 1 जनवरी 2024 के बाद में प्रदेश में कैसी दी जा सकती है, ये सम्यक अभियान के माध्यम से कांग्रेस बता रही है, कमलनाथ जी बता रहे हैं। अब चौथी बात बहुत ही गंभीर है, सब लोग जानते हैं, हर गांव का व्यक्ति जानता है। कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आ गए थे ना, नौकरी से निकाले जा गए थे। क्यों आए थे कि नहीं आए थे बताइए? हटा दिए गए, गांव गांव में लौट के आए, बोले पता नहीं इतने साल से, 10 साल से, 15 साल से नौकरी कर रहा था, हटा दिए गए, आ गए गांव में, आ गए। गांव में क्या करे, पुराना घर था वो भी कहीं गिर रहा है, किसी कोने में जाके रहने लगे, जीवन चलाने लगे, गई नौकरी चाकरी, बच्चों की पढ़ाई उड़ाई गई, गांव में स्कूल ढूंढने लगे बच्चों के लिए। कई लोगों ने तो आत्महत्या कर लिया, बहुत बुरे हाल हुए। अचानक नौकरी चली गई, काहे के कारण गई? वो दाढ़ी वाले बाबा ने बताया बार बार टीवी में आकर के, कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है बच्चों, कोरोना महामारी कारण। इसके साथ साथ बोला आपदा को अवसर में बदलना सीखो। क्या बोला? आपदा को अवसर में बदलना सीखो। तो आपदा को अवसर में हम तो नहीं बदल पाए, लेकिन उन्होंने उस आपदा को अपने लिए अवसर में कैसे बदला, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। क्या हुआ, जनवरी 2020 की बात है, जब कोरोना केरल तक भर पहुंचा था, भारत में इधर नहीं आया था। उस समय विदेशी उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल भारत आया और देश के सत्ताधीश से मिला और उन्होंने कहा हम भारत में उद्योग लगाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा आइए आपका स्वागत है। बोले हमारी 2 चीजें हैं, मान लो तब हम आएंगे। तो बोले क्या? पहली बात तो ये, आपके यहां कोई BR अम्बेडकर हुए, उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी, उसको 8 घंटे कर दिया था। कितने घंटे कर दिया था? 8 घंटे। तो हमें 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी चाहिए, 8 घंटे में हमारा काम नहीं होता। अंग्रेजों के समान 12 घंटे कर दीजिए। तो अंग्रेजों का अनुसरण करने के लिए तत्पर नेताजी ने, सत्ताधीश ने कहा कोई बात नहीं, हम 12 घंटे कर देंगे। कितने घंटे कर देंगे? क्या हुआ आप नहीं समझे, मैं बताता हूं। एक कंपनी में 8 8 8 8 या 24, 1000 1000 1000 3000 कर्मचारी काम कर रहे थे 3 शिफ्ट में। जब उन्होंने शिफ्ट ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया, तो एक शिफ्ट के कर्मचारी 1000 कर्मचारी क्या हो गए? बाहर हो गए। हुए कि नहीं बाहर? इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी और सब लोग नौकरी छोड़ के आए। दूसरी बात क्या किया, दूसरी शर्त, बोले आप क्या पता नहीं क्या क्या श्रम कानून बना दिए गए हैं, नौकरी में रखो तो निकाल ही नहीं सकते, नौकरी से निकालने जाओ तो वो प्रतिनिधि यूनियन के माध्यम से न्यायालय में चले जाता है, ये बड़ी मुश्किल है। तो आप सारे श्रम कानून हटा दीजिए तब हम आपके देश में आएंगे। सत्ताधीश ने बोला मैं चौड़ा सीने वाला, दिल बड़ा मेरा, और ये दिल उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। तो सत्ताधीश, चौड़े सीने वाले सत्ताधीश का दिल उद्योगपतियों के लिए धड़कते हुए उन्होंने सारे श्रम कानूनों को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया। नतीजा देखिए क्या हुआ। यदि कोई पुरानी कंपनी है, उस कंपनी में पुराने कर्मचारी हो गए, 60,000 70,000 80,000 रुपए महीना वेतन मिलने लगा। तो जब ये श्रम कानून हटे तो कंपनियों ने सोचा यार ये बहुत ज्यादा वेतन लेते हैं, हम नए आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लेंगे, 8,000 10,000 में काम करा लेंगे, काहे को इनको रखना है, इनको हटाओ दूसरे रहेंगे। तो उन्होंने सारे पुराने कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध छटनी, और वो सब बेरोजगार हो करके आपके गांव में आ चुके हैं। सही बात है क्या नहीं है? इतने बेरोजगार हो गए। ये गंभीर विषय है, इसका अध्ययन किसी ने नहीं किया कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी। अरे भाई सोचिए, कोरोना के कारण 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, 3 महीने कंपनी बंद रहेगी, 3 महीने के बाद पुनः कंपनी शुरू होगी, कर्मचारी तो उतने ही लगेंगे ना, कैसी बेरोजगारी बढ़ सकती है कोरोना के कारण? ये तो बुद्धू बनाया गया और हम लोग मान गए। तो हम क्या करेंगे,
पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल करवाएंगे, पुनः सारे श्रम कानूनों को बहाल कराएंगे और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनवाएंगे। ये 4 मुद्दे उपलब्ध संभावनाओं के युक्तिकरण से है मित्रों, और आपको बताना चाहता हूं इन 4 मुद्दों पर मैंने कंपाइल किया तो इस मध्य प्रदेश में जितनी बेरोजगारी है उसका 60% कम हो सकता है। कितना? 60%। आप लोग बताइए क्षेत्र में जाके, 60% बेरोजगारी इन 4 मुद्दों के क्रियान्वयन मात्र से खत्म हो सकती है। अब 40% बची है, उसको भी खत्म करना है भी आपके साथ मिल करके। तो ये 4 मुद्दे हुए। अब 5वीं बात मेरे सामने आई। मित्रों, जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के नीति निर्धारकों का ध्यान उस ओर गया। जातिगत उपेक्षा के शिकार समाज, जो कि छुआछूत आदि के कारण उपेक्षित रहते थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तहत रखा गया और वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के तहत रखा गया। इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण देने की बात सामने आई तो 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की देश में थी और 7.5% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की देश में थी। इस प्रकार 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग के लिए दे दिया गया। उसके बाद में देश के नीति निर्धारक उस समय ऐसे नहीं थे कि लुटेरे बन करके काम करते रहे, वो बहुत गंभीरता से सोचते थे। तो उन नीति निर्धारकों ने सोचा क्या करें। अरे कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां आदिवासी 50% से अधिक है, उनको अगर हम 7.5% आरक्षण देंगे तो कैसे न्याय मिलेगा, उनको लिए कुछ ना अलग व्यवस्था देनी पड़ेगी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य में आरक्षित वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। ये उस समय का है, 1950 का ये व्यवस्था दी गई। तब कुछ लोग न्यायालय में चले गए और उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो पूरा आरक्षण हो जाएगा, क्या करे, तर्क अपने अपने। तो न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राज्य आबादी के अनुपात में आरक्षण तो दे सकते हैं, किंतु किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था आ गई। उसके बाद मित्रों ओबीसी वर्ग की बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद सन 1974 में पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने पर विचार की और इस आशय का संकल्प लिया गया। उसके क्रियान्वयन का काम चल ही रहा था, सरकार वगैरह बदली। 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया और उस मंडल आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट 1982 में दी, फिर 1984 में दी और फाइनल रिपोर्ट राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 में दी। जरा ध्यान देके इसलिए सुनिए इस बात को, क्योंकि अभी हमारे कांग्रेस के नेता इसमें बोलती बंद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दूसरे पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, इस टाइप का आरोप लगाते हैं, बोलती बंद हो जाती है, किसी के पास जवाब नहीं होता। यह बात बिल्कुल गलत है। राजीव गांधी ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिलाना चाहते थे, यह बात सही है, यह सच्चाई है। तो उनके सामने रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट में क्या लिखा था? सन 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व से ही 50% से अधिक आरक्षण न देने संबंधी व्यवस्था जारी किया है तथा देश में 22.5% आरक्षण SC/ST की वर्ग के लिए पूर्व से ही लागू है, इसलिए यह आयोग ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश करता है। 27 और 22.5 कितना हुआ? 49.5। राजीव गांधी ने इस रिपोर्ट को देखा और उन्होंने कहा यह तो रिपोर्ट सही नहीं लग रही है, त्रुटिपूर्ण लग रही है। 1931 के बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इन आंकड़ों पर विश्वास करना सही नहीं है। जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोला, यदि 1931 के ही आंकड़े के आधार पर मान भी लिया जाए कि 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है,
तो 44% आबादी को हम 27% आरक्षण क्यों दें, जबकि राज्यों को पहले से ही आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था दे दी गई है। इसके तहत उन्होंने उस समय रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया। लेकिन जब वीपीसी की सरकार बनी तो जल्दीबाजी में श्रेय लेने के चक्कर में वीपीसी जी ने त्रुटिपूर्ण सिफारिशों को ही लागू करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश कर दिया। यह त्रुटिपूर्ण थी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था के कारण 20% आरक्षण आदिवासी वर्ग को और 16% आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग को मिला था, 36% हो जाता था। यदि 27% जोड़ते तो 63% हो जाता। इसलिए ओबीसी वर्ग को मात्र 14% आरक्षण दिया गया। भिन्न भिन्न सर्वे से पता चला है कि मध्य प्रदेश में 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है, 54%। 54% आबादी 14% में संतुष्ट रह सकती है क्या? आप लोग बताइए, क्या 54% आबादी 14% में संतुष्ट रह सकती है? यह तो बहुत विचित्र बात है, गंभीर विषय है। लेकिन कभी भी न्यायालय में सही तथ्य और सही चीजें नहीं रखी गई, इसके कारण यह समस्या बनी है। पिछले बार कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण जो पूर्ववत है लागू करने की बात की, तो न्यायालय ने क्या कहा, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जातिगत सही आंकड़े पेश करे। मतलब न्यायालय का इशारा था कि सर्वे करा के सही आंकड़े दो, लेकिन सरकार ने जानबूझ के सर्वे कराई ही नहीं। यह सरकार की मंशा है। अब बात आती है, जातिगत जनगणना करना या जनगणना का विषय केंद्र सरकार का है, राज्य का नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य सरकार को एक अधिकार संविधान के तहत दिया गया है। कोई भी राज्य अपने अपने राज्य में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकता है। यह बड़ी व्यवस्था है। और इस आधार पर हम मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर सर्वे सुनिश्चित कराएंगे। जब सर्वे सुनिश्चित होगा तो पहले न्यायालय जाएंगे, और न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो सबसे ऊपर सदन है, सदन के माध्यम से आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब बात आती है आबादी। आबादी चाहे जिसकी, इसमें बहुत क्लियर करूंगा, आबादी चाहे कितनी, जैन अगर 2% है तो 2% उनको भी आरक्षण दे दो, क्या दिक्कत है, सबको मिल जाएगा। लेकिन एक फिर भी संकट की स्थिति इसमें पैदा हो रही है, वापों की स्थिति पैदा हो रही है। सोचना पड़ेगा, गंभीरता का विषय है। समानता की ओर जा रहे हैं हम। तो ये बात यह है कि अर्हकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाले युवा का क्या दोष, उसने तो रात दिन मेहनत किया है, उसको तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाता है मेहनत करके, उसका क्या दोष, उसको तो महत्व मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। इसलिए प्रत्येक वर्ग की जितनी आबादी होगी उसका 10% शेष रखते हुए 10% आरक्षण अर्हकारी और प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वालों के लिए एक्सीलेंस कैटेगरी अर्थात उत्कृष्ट श्रेणी के तहत सुनिश्चित किया जाए। अब सही मायने में समता और समानता का सिस्टम लागू होगा। ये 5 बात हुई मेरी। 6वीं बात मित्रों, ये भी आप लोगों के लिए, कांग्रेस के साथियों के लिए गांव गांव में बोलने या गांव के पटवारी मास्टर बाबू आदि से बोलने की बात है। क्या है, पूर्व के टाइम में हमारे कई वरिष्ठ लोग बैठे होंगे, पहले गांव में बड़ा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान था। पटवारी को पटवारी साहब बोलते थे, मास्टर को मास्टर साहब या गुरुजी बोलते थे, ग्राम सेवक ग्राम सहायक को बाबू साहब बोलते थे, बड़े ही सम्मान के भाव थे। कलेक्टर आदि का तो बहुत ही अद्भुत सम्मान था, बड़ा सम्मान हुआ करता था। वो सब उल्टा हो गया। अब तो स्थिति पलट गई, ए मास्टर ए बाबू, साथ में 2-4 गाली। और हमारे नेता लोग कमाल करते हैं, मंच मिलते ही खड़े होकर के अधिकारी कर्मचारियों को जम के गाली देते हैं। अच्छा, उनके गाली देने का असर वही तक नहीं रुकता, हमारे युवा भी पीछे नहीं रहते, युवा भी चालू हो जाते हैं अधिकारियों को गाली देना। अरे भाई युवा साथियों, जरा सोचिए तो सही, आप भी सरकारी नौकरी में जाओगे, पटवारी मास्टर बाबू तहसीलदार कलेक्टर एसपी सब बनोगे। अभी आप गाली दे रहे हो तो मजा आ रहा है, और जब आपको गाली पड़ेगी तो गाली देने में तो मजा आता है मित्रों, जब गाली पड़ती है तो रात की नींद उड़ जाती है और पता नहीं गुस्सा किस पे निकल आए, पता चला घर में कलह पैदा हो जाए। तो ये चाहते हो कि ये स्थिति होना चाहिए क्या? बताइए, ऐसी स्थिति रहनी चाहिए क्या? गाली देने वाली प्रथा ठीक है क्या? अपमान करने वाली प्रथा ठीक है क्या? जब ये प्रथा ठीक नहीं है तो मित्रों मेरे साथ संकल्प ले लीजिए
कि हम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को उनके पद और कद के अनुरूप सम्मान देंगे भी और दिलाएंगे भी, और यदि किसी ने अकारण उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया तो उन्हें सबक सिखाने से भी नहीं चुकेंगे, क्योंकि उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान। ये सम्यक अभियान है मित्रों, समता, समानता, सम्यकता, सम्मान और स्वाभिमान पर केंद्रित है। अब आखिरी जो मुद्दा है, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा ये है, देश जब हमारा स्वतंत्र हुआ उससे पहले देश किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये राजा महाराजा स्वतंत्र थे क्या? नहीं। इन राजा महाराजाओं के ऊपर में अंग्रेजों का एक अधिकारी बैठा होता था, उसका नाम होता था रेजिडेंट। रेजिडेंट जो आदेश दे उसका पालन ये लोग करते थे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो इन सारे राजा महाराजाओं ने एकता का परिचय देना शुरू किया, और सरकार जो आने वाली सरकार थी, बनने वाली थी, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हमें ये अधिकार चाहिए, हमें इतना राजस्व मिलता था, उसके एवज में राजभत्ता यानी प्रिवी पर्स चाहिए। बड़े विचित्र अधिकार लेने लगे। तो क्या हुआ, ये जो राजभत्ता, प्रिवी पर्स, देश में कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको 8,898 ओंस अर्थात 25,500 तोला सोने की कीमत की बराबर की राशि एक साल में प्रिवी पर्स यानी राजभत्ता के रूप में दी जाती थी। वो जो राशि होती थी साल भर की, वो देश के कुल बजट का 28.13% होती थी। 28% से ऊपर, मतलब देश के बजट की राशि कहां चले गई? पूर्व महाराजाओं के पास। कहां गई? पूर्व महाराजाओं के पास। तो देश का विकास कैसे होगा? बड़ी दिक्कत थी। तो इंदिरा गांधी ने समाजवाद को जब अपनाई तो उन्होंने सर्वप्रथम राजभत्ता बंद करने का निर्णय ली, प्रिवी पक्ष बंद करने का निर्णय ली। सारे राजा महाराजा खिलाफ भी हो गए, तब भी पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। सारे महाराजा खिलाफ हो गए थे, सब चाहते थे कि इंदिरा गांधी सत्ता से दूर हो जाए, क्योंकि उनके अधिकार छीन लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने डबल से सत्ता में आई तो क्या की? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी, खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दी, और राजघरानों के टाइम में स्थापित कंपनियों का सरकारीकरण कर दी। उसी समय से सही मायने में सम्मानजनक जो नौकरियां देख रहे हो ना, ये सम्मानजनक नौकरियों का सिलसिला इंदिरा गांधी के प्रयास से शुरू हुआ था। तो मित्रों, ये काम अधूरा रह गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। वो चाहती थी कि ये जो राजा महाराजा हैं, इनको एक कोविनेंट मर्जर बना था, एग्रीमेंट बना था हर महाराजाओं का। जब देश का संविलियन हो रहा था, जब ये रियासतों का संविलियन हो रहा था, तब ये मर्जर एग्रीमेंट बना। उस मर्जर एग्रीमेंट के तहत उनकी कुल संपत्ति का एक हिस्सा उन्हें आजीविका चलाने के लिए देना तय किया गया, एक हिस्सा। तो उन महाराजाओं के टाइम के सब अधिकारी उन्हीं के थे, उन्होंने एक हिस्सा तो रखा, बाकी सारे हिस्से को अपने यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर, पास पड़ोस के लोगों और कुत्ते बिल्लियों के नाम तक कर दिया। पूरी संपत्ति बचा के रख ली। और जो एसेट्स थे, स्कूल, कॉलेज, कोई कंपनी आदि, उन सबको ट्रस्ट में तब्दील कर दिया, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। एक पूर्व महाराजा के संतान के पास में तो 138 ट्रस्ट बनी हुई है। 138 अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, कहीं बाहर की नहीं कर रहा हूं, मत सोचिए, अपने ही प्रदेश में 138 ट्रस्ट हैं। और उनके पास कितनी संपत्ति है? 3 लाख करोड़ की। कितनी है? 3 लाख करोड़। किसके पास? अरे हमारे मध्य प्रदेश में एक पूर्व महाराजा हैं, महाराजा नहीं, महाराजा की औलाद, उनके पास में 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। अब बताओ हमारे प्रदेश पर कितना कर्ज है? कितना कर्ज है भाई? गुआरा जी बताइए। 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है प्रदेश पर। अगर वो उस महाराजा की औलाद से वो 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को सरकारी करके छुड़ा लिया जाए तो हमारा राज्य कर्ज मुक्त हो जाएगा कि नहीं? अब एक महाराजा के औलाद से संपत्ति छुड़ाने पर राज्य कर्ज मुक्त हो गया, और बाकी महाराजा जो बचे हैं उनकी संपत्ति से क्या करेंगे हम? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का किसान कभी आधुनिक खेती कर सकता है क्या भाई? सोचिए, कर सकता है क्या? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ का किसान आधुनिक खेती करके, वो पढ़ा लिखा लड़का वो खेती करने जाएगा तो कितनी आय होगी उसकी? बराबर आय नहीं हो सकती, उसके भरोसे जीवन नहीं चल सकता। इसके लिए विदेशों में इंडस्ट्रियल फार्मिंग का प्रावधान है, औद्योगिक खेती का। हम औद्योगिक खेती नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि कार्य हमारी आत्मा में बसा हुआ है, हमारी जीवन शैली है, वो हमारा जीवन उसी पर चलता है। हम उसको औद्योगिक खेती करते हुए उद्योगपतियों को नहीं सौंप सकते। तो हम क्या कर सकते हैं?
कम्युनिटी फार्मिंग मतलब सामुदायिक कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। सामुदायिक कृषि प्रणाली के तहत कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटियां बनकर खेती की जाती है और उस खेती के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित की जाती है, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां। तो पूरे राज्य का सर्वे होगा, पूरा राज्य का सर्वे कहां कहां क्या उत्पादन होता है उसके आधार पर कम्युनिटी फार्मिंग शुरू की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एग्रीमेंट करवाया जाएगा, किसानों का उत्पादन वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएगा, प्रोसेस्ड होकर वहां से विदेशों में जाएगा और किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 2 से 10 गुना। किसान आत्मनिर्भर होंगे जब किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ेगी। इसके साथ साथ किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे और बची हुई 40% बेरोजगारी इस कम्युनिटी फार्मिंग से, इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग से दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उन बड़े बड़े रियासतदारों की संपत्ति को सरकारी करना पड़ेगा, यह अत्यंत अनिवार्य है। क्यों कर सकते हैं ना इस चीज को? क्यों भाई, आप लोग इसके पक्ष में हैं क्या नहीं है? तो ये किया जाएगा। ये 7 मुद्दे हैं। इन 7 मुद्दों का क्रियान्वयन करने के बाद ये मध्य प्रदेश नव क्रांति को प्राप्त करेगा। ये देश का एक ऐसा राज्य होगा जिसका अनुसरण अन्य लोग करेंगे। तो साथियों, मैंने आज पूरा विस्तार से आपको ये जानकारी दिया, केवल इसलिए दिया है कि यहाँ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ज्यादा हैं, आम लोग कम हैं। आप सब लोगों से मेरा करबद्ध आग्रह है कि मेरा आज ये जो कार्यक्रम है ये पूरा का पूरा लाइव हो रहा है, दिल्ली में भी सुन रहे हैं इसको लोग, ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन दिल्ली वाले सुने तो सुने, हमको गांव में हर घर घर तक इस बात को पहुंचाना है, इस संदेश को पहुंचाना है। आधुनिक जमाना है, मोबाइल पे चले जाता है, इसको प्रसारित करिए। और अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र की दावेदारी करने वाले बहुत हो गए, सब दावेदारी कर रहे हैं, जरा यात्रा निकालिए, यात्रा निकाल के डोर टू डोर इस बात को पहुंचाइए, युवाओं तक पहुंचाइए। मुद्दा केवल युवाओं का नहीं है, युवाओं के माता पिता, चाचा चाची, भाई भाभी, दादा दादी सब अपने बच्चे के बेरोजगारी से परेशान हैं और सब के सब हमसे जुड़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय जी ने जो हम सब कांग्रेसियों में जो ऊर्जा भरी है वो अद्वितीय है।